गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कन्हैया सर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा क्लास का नाम है कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस और यही जो रहेगा आपका यूट्यूब चैनल भी रहेगा। इस माध्यम से हम आप लोगों को 2011 से लेकर 2023 तक का जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है पूछे गए उस सभी को बारी बारी से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। और देखा जाता है कि 10 वर्षों के अंतराल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं और वो आते भी हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों का बार बार उसको दोहराया जाता है। तो इसी को लेकर हम आए हैं 2011 का सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर के। कन्हैया एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, कन्हैया बायोलॉजी क्लासेस और यही यूट्यूब चैनल भी रहेगा। आज मेरा फर्स्ट वीडियो भी है, चलिए देखते हैं। तो ये है 2011 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव, उसी का ये आपको एक्सप्लेन दिया जाएगा। तो देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डीएनए के पायरीमिडीन बेस में पाया जाता है। तो इसमें एक पहला ऑप्शन है थायमिन एवं साइटोसिन, एडेनिन एवं गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरासिल, थायमिन एवं यूरासिल, है ना। ये डीएनए से क्वेश्चन रिलेटेड है। आप लोग को बताना चाहेंगे कि डीएनए में जो क्षार होते हैं, डीएनए में जो क्षार होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। इसमें एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन बेस होते हैं और साइटोसिन, थायमिन जो होते हैं वो आपको पायरीमिडीन बेस होते हैं। तो आपको ढूंढना है साइटोसिन और थायमिन। तो साइटोसिन और थायमिन कौन सा है भाई? तो साइटोसिन और थायमिन जो है ए नंबर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। एडेनिन और गुआनिन है ना, ये प्यूरिन हो जाएगा। एडेनिन और गुआनिन ये गलत हो जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे का क्वेश्चन देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दूसरा, मेंडल ने किस पौधे का चयन, मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था? चयन मतलब चुना था। तो मेंडल ने आपको मटर पौधे का चयन किया था। आप गार्डन मटर भी बोल सकते हैं, मटर पौधे का चयन किया था। पायसम सेटिवम भी बोल सकते हैं। तो इसमें चना तो करेक्ट आंसर नहीं है, पाइनस करेक्ट आंसर नहीं है, टमाटर करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? गार्डन मटर, है ना। तो गार्डन मटर जो है सबसे पहले चयन किया था मेंडल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग देखते जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड से पहले आप लोग को जानना है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले आप जानिएगा, न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जो होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक अणु पेंटोज शुगर, है ना, एक अणु पेंटोज शुगर, एक अणु फास्फोरिक एसिड, है ना, एक अणु फॉस्फेट कर सकते हैं या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। और एक अणु जो होता है आपको बेस मतलब क्षार, नाइट्रोजनस बेस, बेस का मतलब क्षार। तो अगर ये तीनों रहते हैं तो आपको न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसमें से फास्फोरिक एसिड को हटा दिया जाता है तब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड, है ना, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड,
तो न्यूक्लियोसाइड बराबर हो जाएगा पेंटोज शुगर प्लस बेस। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। तो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ए आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत आंसर है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है, तो आपको याद रहना चाहिए कि जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है। अगर जीवाणु से कौन सा बीमारी होता है ये पहले याद रहेगा, तो बाकी क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाना बात है। यहाँ पर टाइफाइड देखिए है, टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होता है, ये जीवाणु से बीमारी होगा। आपको कुष्ठ रोग भी ये भी जीवाणु से ही होता है, डिप्थीरिया ये भी जीवाणु से होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा है जो है विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, ये आपको विषाणु से वायरस से होने वाली एक गंभीर बीमारी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु से जो नहीं है वो पता करना है आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन 5 नंबर में देखा जाए तो 5 नंबर में क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है ना। बड़ा ही यूनिक सवाल है, कई बार क्वेश्चन इससे आते जाते रहता है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। तो जाइगोटिन, पैकिटिन, लेप्टोटिन और मेटाफेज, ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से आंसर क्या होगा। तो भाई जाइगोटिन में क्रॉसिंग ओवर कभी भी नहीं होता है, लेप्टोटिन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना, पैकिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है और मेटाफेज में भी नहीं होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पैकिटिन। पैकिटिन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के संबंध में एक बात बताना चाहते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलते जुलते नहीं है ना, एक दूसरे में व्यक्तिगत जो पहचान बनी रहती है, उसका आइडेंटिफिकेशन जो बना रहता है, वो आपको क्रॉसिंग ओवर के कारण ही। इसलिए जो जीव लैंगिक जनन करता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होना बड़ा ही अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो दुनिया के सभी जीव जो है एक जैसे दिखने में लगेंगे, जितने भी लैंगिक जनन करते हैं वे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन अगर उसमें त्रुटि आ जाए, तो त्रुटि आ जाए तो ये जो होता है ये हंसियाकार हो जाता है, ऐसे चांद के जैसा हंसियाकार हो जाता है। तो ऐसा जब रोग धरता है तो भाई वो किस रोग का कारण बन जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में त्रुटि अगर ऐसे हो जाए, हीमोग्लोबिन गोलाकार से हंसियाकार हो जाए, तो आप जो है कैसे समझिएगा कि कौन सा रोग हुआ है। तो डाउन सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का रोग ही है, फिनाइल कीटोनूरिया ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग ही है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग ही है ना, लेकिन ये तीनों करेक्ट आंसर नहीं है। रह गया लास्ट में सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया है, यही बीमारी जो है हीमोग्लोबिन की त्रुटि को दर्शाता है। नेक्स्ट बात इसमें जानना है कि सिकल सेल एनीमिया को एक और नाम से, इसका हिंदी नाम जरा देख लेते हैं, दात्र कोशिका अरक्ता। हो सकता है आपको कि दांत रक्ता कोशिका मिले, है ना, दांत कोशिका अरक्ता मिले, हो सकता है आपको दांत रक्ता कोशिका, तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, दांत रक्ता कोशिका, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर में एक बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने, हम बताना चाहेंगे कि मेंडल जो है वो 7 वर्षों में है ना, 7 वर्षों तक आनुवांशिकता का अध्ययन किया था मेंडल, और 7 जोड़ा ही विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, है ना, 7 जोड़ा ही विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसमें देखिए 5 जो है इनकरेक्ट हो जाता है
है ना। 4 भी आपका इनकरेक्ट है, 7 जो है आपका बिल्कुल सही है, 3 भी गलत है ना। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था भाई? तो सहलग्नता का नियम सबसे पहला है, सहलग्नता का नियम। दूसरा है अनुवांशिकता का नियम, है ना। तो इतने ही में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। सहलग्नता का नियम तो मेंडल नहीं दिया था, है ना, ये इनकरेक्ट है। अनुवांशिकता का नियम जो है मेंडल ने दिया था, है ना। तो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, है ना। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था और मेंडल ने अपने जो खोज है इसमें अनुवांशिकता के नियम में इन्होंने 4 नियम दिया था। ये भी बात याद रखने की जो की बात है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, पृथक्करण नियम को और किस नाम से भाई जाना जाता है ना, और किस नाम से जाना जा सकता है? तो पृथक्करण नियम को और किस नाम से भाई जाना जा सकता है? तो प्रभाविता का नियम पहला यहाँ पर है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, फिर है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रभाविता का नियम को किसी और नाम से भाई नहीं जाना जा सकता है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये भी नहीं है, और आंसर हो जाएगा आपको सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम ही आपको पृथक्करण का नियम कहलाता है ना। पृथक्करण का नियम, या इसे आप जीन शुद्धता का नियम भी बता सकते हैं, कि मेंडल ने बताया था कि कोई भी जो जीन होते हैं या युग्मक होते हैं अपनी गुण को, अपनी शुद्धता को खोता नहीं है, कभी न कभी किसी न किसी जनरेशन में वो जरूर दिखाई देता है। चलिए आगे की बात समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में, देखते हैं 10 नंबर में। एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागन जो है किसमें होता है? तो बताना चाहेंगे कि अगर चिड़िया द्वारा परागन होता है तो उसे जूफिली कहा जाता है, जूफिली, है ना। अगर चमगादड़ द्वारा होता है तो उसको कहते हैं काइरोप्टेरोफिली, कैरोप्टेरोफिली, है ना, कैरोप्टेरोफिली, है ना। और अगर घोंघा द्वारा होता है तो इसको कहता है मेलैकोफिली, है ना। अगर घोंघा द्वारा परागन होता है तो उसे कहता है मेलैकोफिली। और अगर मान लिया जाए परागन हवा द्वारा होता है तो उसे कहा जाता है एनीमोफिली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? हवा द्वारा, है ना। तो अगर हवा द्वारा परागन होता है तो उसे एनीमोफिली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 हो गया, 11 में। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? है ना। जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जंगल पारिस्थितिक तंत्र, घासीय मैदान पारिस्थितिक तंत्र, इसके अलावा तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र बहुत सारे होते हैं, उनमें देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे क्या कहला सकते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो कहलाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। पहला में ही आंसर मिल गया, है ना। इसके अलावा आप भी जान सकते हैं जो ये उपभोक्ता होते हैं ये आपको उत्पादक का भक्षण करने वाले होते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अब घटक क्या होते हैं? अब घटक जो होते हैं मृत सड़े गले पदार्थों को, जो जीव मर जाते हैं और मरने के बाद उनको सड़ा गला कर डिकम्पोज करके मिट्टी में मिलाते हैं, सरल रूपों में बदल देने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे की बात। निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन सा एक लिंगी है? तो एक लिंगी पौधा पूछ रहा है। तो सरसों जो है आपको उभयलिंगी होता है ना। गुड़हल जो होता है हिबिस्कस, चाइना रोज, ये भी आपको उभयलिंगी होता है। लेकिन पपीता जो होता है ना वो एक लिंगी होता है। तो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता जो है वो एक लिंगी पौधा की श्रेणी में आता है, जिसमें मेल प्लांट अलग होते हैं और फीमेल प्लांट जो होते हैं अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही क्रम को दर्शाता है? तो सही क्रम को कौन दर्शाता है भाई? तो घास, गेहूं, बकरी, घास, गेहूं और आम। तो घास, गेहूं और आम। आपको बता देते हैं कि आहार श्रृंखला में पहला स्थान उत्पादक का, दूसरा स्थान जो है उपभोक्ता का, और फिर आता है अपघटनकर्ता का स्थान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो भाई हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक को जो खाएंगे उपभोक्ता कहलाएंगे, और ये सब जब मर जाएंगे तो आ जाता है अपघटनकर्ता की बारी, है ना। तो इसमें सही क्रम क्या होगा? तो घास गेहूं कभी खाता है? नहीं, गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर क्या होगा दूसरा देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में है घास, बकरी, शेर, है ना। फिर तीसरा देख लेते हैं, बकरी, गाय, घास, घास, मछली और बकरी। ये इसमें से देखा जाए तो सही आंसर जो है वो घास को बकरियां खाती हैं और बकरियों को शेर उठाकर खाया जाता है भाई। ये भी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। गोल्डन राइस, है ना, बड़ा ही बढ़िया बेहतरीन सवाल है गोल्डन राइस से संबंधित। तो गोल्डन राइस, सुनहला धान, सुनहला धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है ना। तो सुनहला धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 है, विटामिन ए है ना, विटामिन डी है, विटामिन सी है। तो इनमें से कौन सा सुनहला धान में विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा एक और बात इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें बीटा कैरोटीन, है ना, बीटा कैरोटीन ये भी पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन देता है कि विटामिन ए, है ना, क्वेश्चन दे देगा कि सुनहले धान में पाया जाता है। ए ऑप्शन रह जाएगा आपको, क्या कहते हैं, विटामिन ए। फिर दूसरा रह जाएगा बीटा कैरोटीन, और सी ऑप्शन हो सकता है कि रह जाए ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्या कहता है क्वेश्चन, है ना। आगे की बात है 15 नंबर में देखते हैं, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जानिए कि गिर अभयारण्य कहाँ है। तो गिर अभयारण्य जो बता देना चाहेंगे गुजरात में है ना। गुजरात में गिर अभयारण्य है, और गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए। ये जो है ना प्रसिद्ध है, एशिया के जो भी शेर, जो बढ़िया क्वालिटी का जो शेर पाया जाता है वो गुजरात में पाया जाता है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध होता है, जगह है। तो भाई गिर अभयारण्य है किस लिए प्रसिद्ध? तो आपको शेर ही आंसर हो जाएगा, सी आंसर। चिड़िया घड़ियाल के लिए भाई ये तो प्रसिद्ध नहीं है, चिड़ियाघर के लिए नहीं प्रसिद्ध है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपको सी, है ना, शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसका एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? एंटीकोडोन्स। तो एंटीकोडोन्स को बताना चाहेंगे कि एंटीकोडोन्स जो है अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम इसका होता है प्रतिकूट, है ना, प्रतिकूट। और प्रतिकूट है जो किस में पाया जाता है, किस पे लगता है ना। mRNA ये गलत है, tRNA ये सही, rRNA गलत है, ये भी गलत है ना। आंसर हो जाएगा tRNA। तो एंटीकोडोन जो लगता है, एंटीकोडोन कह सकते हैं प्रतिकूट, ये आपको tRNA में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें कि घास था, है ना, बकरी था, है ना, और फिर शेर था, है ना। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह देख रहे हैं कि एक ही दिशा में होते चला जा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होगा पारिस्थितिक तंत्र में वो एक दिशीय होता है ना। बाकी इनकरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे की बात हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मथुरा के तेल शोधक कारखाना से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? मथुरा ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी तेल शोधक कारखाने हैं उससे क्या निकल सकता है भाई? तो
मथुरा के तेल शोधक कारखाना से बताना चाहेंगे कि सर्वाधिक मात्रा में जो प्रदूषक है वो है SO2, है ना, SO2। SO2 से रिलेटेड एक और बात बताना चाहते हैं कि SO2 प्रदूषक का सूचक जो माना जाता है वो लाइकेन को माना जाता है। लाइकेन। अच्छा, ये लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन जो होता है कवक, है ना, कवक प्लस शैवाल, यानी दो जीव एक साथ मिलकर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं, उसी को लाइकेन के नाम से जाना जाता है। और लाइकेन वहां नहीं उगेगा जहां SO2 प्रदूषक होता है। और SO2 जो है जिम्मेदार किसके लिए है? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल धूमिल होते जा रहा है ना। आगरा में जो ताजमहल है, सफेद संगमरमर से बना हुआ इमारत, वो किस कारण से धूमिल मतलब मटमैले कलर में, मतलब भद्दा कलर में होता जा रहा है ना। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, उसके बारे में जानना है। तो कहता है SO2 गैस होते, SO2 गैस क्या कारण है? तो बिल्कुल कारण है, क्योंकि SO2 गैस से अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा भी दिया हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आगे देखते हैं क्या है, A और B दोनों, हाँ बिल्कुल सही है, A और B दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर C है ना, कि SO2 के कारण भी कह सकते हैं, अम्ल वर्षा के कारण भी कह सकते हैं, है ना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर है, देखिए बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। तंबाकू होता है, तंबाकू निकोटीन, है ना, तंबाकू यानी कि हम लोग बिहार में इसे खैनी के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाई तंबाकू में होता है क्या क्या होता है, जरा देखते हैं। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है, बिल्कुल सही है। चबाने से मुख का कैंसर होता है, बिल्कुल सही है। तंबाकू में निकोटीन नशीला पदार्थ पाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या सभी आंसर हो सकता है? बिल्कुल सभी आंसर हो सकता है ना। ये सभी है, तंबाकू में पाया जाता है भाई। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 21 नंबर। नर युग्मक, है ना, शुक्राणु परागकण होते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नर युग्मक है, ये जितने नर युग्मक कहिए, शुक्राणु कहिए, परागकण कहिए, ये होते हैं आपको क्या कहते हैं, युग्मक, है ना। ये सभी के सभी जो होते हैं युग्मक होते हैं। और जितने भी युग्मक होते हैं, वो मादा युग्मक रहे, वो नर युग्मक रहे, शुक्राणु रहे, अंडाणु रहे, युग्मक में कोई भी युग्मक रहे, तो इतना जाना जाता है कि ये हेप्लॉइड होता है ना, अगुणित होता है। क्योंकि जिन जीवों का शरीर 2n होता है, द्विगुणित होता है, उससे युग्मक बनता है तो हेप्लॉइड आधा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, नर युग्मक होता है, अगुणित हेप्लॉइड n होता है। नेक्स्ट अलग क्वेश्चन जरा देखते हैं, 22 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, बिल्कुल अनुवांशिक रोग तो होता ही है हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें ब्लड जमने की क्षमता, है ना, रोगी के पास नहीं होती है, हीमोफीलिया रोगी के पास। तो भाई इसका रीजन क्या है? देखिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, तो कैसा है रोग ये, जरा सा देखते हैं। हीमोफीलिया एक्स लिंकेज, जैसे XY नर में, XX मादा में, है ना। तो हीमोफीलिया जो है वो आपको X पे होता है, वो नर रहे या मादा रहे, है ना, उनके X लिंग गुणसूत्र पर ही, है ना, हीमोफीलिया रोग पाया जाता है। X संलग्न बीमारी है ना। तो इसमें से X गुणसूत्रीय रोग है हीमोफीलिया। तो आंसर हो जाएगा A, XY नहीं है, बिल्कुल गलत है। Y वाला ये भी गलत है। ऑटोसोमल रोग है, नहीं, ये बिल्कुल X गुणसूत्रीय रोग होता है। नेक्स्ट आगे की बात, बढ़िया सवाल 23 नंबर। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, इसके पहले भी पढ़े, अभी भी है। देखिए हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है तो लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण, अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अभी बता रहे थे,
शरीर में जैसे कोई भी शरीर है तो उसमें 44 प्लस XY अगर नर है तो भाई उसमें 44 प्लस XY, अगर कोई मादा है तो 44 प्लस XX है ना। तो इसमें से 44 क्या है, 44 ऑटोसोम होता है और XY लिंग होता है ना। तो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया गया कि हीमोफीलिया X पे होता है कि Y पर, तो X पे, हीमोफीलिया X पे होगा है ना। हीमोफीलिया जो बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी, X पे होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अलिंग वाला नहीं होगा, लिंग है ना। लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होने वाला रोग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड सवाल है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है क्या? अपराध विज्ञान, पहला है अपराध विज्ञान, दूसरा है सूक्ष्मजीव विज्ञान, फिर है कोशिका विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बताना चाहेंगे कि यह एक प्रकार का अपराध विज्ञान है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों? क्योंकि अगर चोर को पकड़ना है, अपराधी को पकड़ना है, या कोई बच्चा जन्म लिया है उसके पेरेंट्स का पता करना है, उसके सत्य पिता का पता करना है, तो उसके लिए आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके किसी बच्चे का सत्य पिता का पता लगाया जाता है ना। और क्राइम जो होता है वहां पे अगर किसी अपराधी का बाल खाल है ना, ये ब्लड वगैरह वहां छूट जाता है, गिर जाता है शुक्राणु, तो उससे बिल्कुल पता लगाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन है ना। वैश्विक तापन जिसको कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता भी इसको बोला जाता है। तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो कारण में समझते हैं, क्या वनों का ह्रास ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल है। CO2 गैस है ना, CH4 CFC गैस है ना, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। तो ये आंसर ए और बी क्या दोनों आंसर होगा? बिल्कुल सही, दोनों आंसर होगा, यानी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वन की कटाई से भी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, और ये तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग नेचुरली बात है कि होगा ही है। आगे का क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। अफीम एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये है ना ड्रग्स होता है। ऐसे तो अफीम का प्रयोग ड्रग्स में ही किया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसे आमतौर पे जो नवयुवक लोग होते हैं वो इसको यूज कर रहे हैं नशा के रूप में है ना। तो एक प्रकार के यह नशीला पदार्थ होता है, पेय पदार्थ नहीं होता है, पीने वाला पदार्थ नहीं होता है, भोज्य पदार्थ नहीं होता है। जब भी ये देखिए आजकल के दौर में इसका प्रयोग जो है नशीला पदार्थ में ही किया जाता है ना। तो बुलाओ सबको, बैठे।